नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, और इस नोटिस की वजह है अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो राज्य स्तर पर निर्णित होना चाहिए, न कि केंद्र स्तर पर, क्योंकि केंद्र स्तर पर इसके निर्णायित होने की वजह से जो वास्तविक तौर पर राज्यों में लोग अल्पसंख्यक हो जाते हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ईसाई अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है, जबकि उन्हें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बनाने का जो कानून है, जो कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 2005 में लागू किया था, उसका फ़ायदा मिलता है। और जो अल्पसंख्यक हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, वो अपने संस्थान नहीं बना पाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ही पुराने दिए गए एक फैसले के आधार पर चलते हुए राज्यों के आधार पर यह निर्णय होने का अधिकार देना चाहिए कि कौन अल्पसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक नहीं है। इस उदाहरण में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि लक्षद्वीप में मुस्लिमों की जो आबादी है वो 95% है, लेकिन वहाँ वो अल्पसंख्यक होने की वजह से अल्पसंख्यक संस्थान खोलकर उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको ग्रांट मिलता है राज्य सरकार की तरफ से। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 5 जो समुदाय हैं जिनमें ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी शामिल हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, जबकि कई राज्यों में इनकी जो तादाद है वो अल्पसंख्यक की बजाय बहुसंख्यक की स्थिति में है। जैसा कि बौद्धों की जो तादाद है वो लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा है, और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की, लक्षद्वीप के अंदर भी मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में ईसाइयों की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि 88.10% ईसाई नागालैंड में है, जबकि वहाँ वो अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ मिजोरम में उनकी संख्या 87.16% है, और मेघालय में उनकी संख्या 74.59% है। उसके बावजूद वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का जो कानून है उसका फ़ायदा लेते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी के लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं वो अपने संस्थान नहीं खोल पाते, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुसंख्यक। ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से उठा हुआ था, और इसी को लेकर याचिका लगाई थी पहले भी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपको अल्पसंख्यक आयोग के पास जाना चाहिए। अब वो दोबारा से याचिका लेकर आए हैं, और उन्होंने इस बार आधार बनाया है सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले को, जिसमें ये कहा गया था कि चूंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया है, इसलिए अल्पसंख्यक का निर्धारण करने के उद्देश्य से इकाई राज्य होगी और संपूर्ण भारत नहीं होगी। इस प्रकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, जिन्हें अनुच्छेद 30 में सम मूल्य पर रखा गया है, राज्यवार माना जाना चाहिए। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने TM पाई के मामले में, और इस मामले में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर जो निर्णय हुआ था उसी को आधार बनाते हुए अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये याचिका लगाई थी, और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि पहले ही मान चुका है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर होना चाहिए, न कि केंद्र स्तर पर। इसको लेकर उन्होंने जो दूसरे आधार दिए हैं उसमें ये कहा है कि 2004 का जो कानून था, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 जो 5 में लागू हुआ, जिसे कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर आई थी, मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी, उन्होंने कहा कि ये संविधान विरोधी है और इसको निरस्त किया जाना चाहिए, या इस पर कर्टेल किया जाना चाहिए, इसमें कुछ पाबंदियां लगनी चाहिए, क्योंकि ये बेलगाम शक्तियां प्रदान करता है अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के लिए। और उसके तहत जो संविधान के दूसरे अनुच्छेद हैं, संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं हर नागरिक के लिए, उनका सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। इसके तहत अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 को उन्होंने उद्धृत किया है, और ये कहा है कि चाहे जीवन का अधिकार हो, शिक्षा पाने का, स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सभी इस कानून की वजह से
खतरे में आ जाते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये याचिका लगी है, केंद्र सरकार को इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है, उसके बाद ये समझा जा रहा है कि जो मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी, काफ़ी चर्चाएं थी कि इस तरीके से जो भेदभाव होता है उसको रोका जाने की ज़रूरत है। जहां पर व्यक्ति अल्पसंख्यक है उसे वहां पर अल्पसंख्यक का फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा उन जगहों पर नहीं मिलना चाहिए जहां आबादी बहुसंख्या में पहुंच जाती है। और इसी को आधार बनाकर अश्विनी उपाध्याय काफ़ी दिनों से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जो खंडपीठ है जिसके सामने ये याचिका लगाई गई है, उस खंडपीठ में 3 जजों की ये खंडपीठ है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस संजय किशन कौल। इसमें दूसरे जज हैं अजय रस्तोगी और तीसरे जज हैं इसमें अनिरुद्ध बोस। तो 3 जजों की इस पीठ ने अब केंद्र सरकार से ये पूछा है कि क्यों ना आप इसको लेकर कानून में बदलाव करें या कानून नया लेकर आएँ जिसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की भावना है, जो संविधान की भावना है, उसको पूरी तरीके से लागू किया जा सके। दरअसल होता क्या है कि ये जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का विधेयक या कानून है, उसके तहत अल्पसंख्यकों को ये छूट होती है कि वो अपने चॉइस का, अपने तरीके का शिक्षण संस्थान बनाएं और उसमें लागू करें अपने रूल रेगुलेशन। उसके तहत एक नियम ये भी है कि वो उसमें आरक्षण के लिए मना कर सकते हैं और अपने वर्ग के लोगों को विशेष तौर पर उसमें तरजीह दे सकते हैं। साथ ही साथ उस ऐसे संस्थानों को ग्रांट भी मिलेगा। इसी वजह से जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल होते हैं या फिर जो मदरसे वगैरह होते हैं वो अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर आते हैं और उनको मोटी एड ग्रांट भी मिलती है, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरीके से आरक्षण जो पूरे देश में लागू है वो लागू नहीं किया जाता है। और भी तमाम जो पाबंदियां दूसरे संस्थानों पर लागू होती हैं उन पाबंदियों से बचने की कोशिश की जाती है और इसका खामियाजा उन राज्यों में जो वास्तव में अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। इसके तहत पारसी, बहाई, यहूदी जैसे और हिंदू जैसे जो वर्ग हैं उनको भी इसमें मुद्दा बनाया गया है अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि अब इस बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा और जिस तरीके से जो 3 राज्यों की हमने पूर्वोत्तर के राज्यों की आपको बताया, उसके साथ साथ हमने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर या लक्षद्वीप जैसे राज्यों के अंदर जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक की स्थिति में हैं उनको दर्जा नहीं मिला हुआ है और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। इस याचिका में कहा गया है कि हम सम्मानपूर्वक ये प्रस्तुत करते हैं कि वास्तविक अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक अधिकारों से वंचित करना और पूर्ण बहुमत के लिए अल्पसंख्यक लाभों की मनमानी और अनुचित अस्वीकृति धर्म, जाति, वर्ग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। जैसा हमने आपको जिक्र किया कि अनुच्छेद 14, 15 और 16, 25 और 38 को लेकर इसमें ज़्यादा चर्चा हुई है। सार्वजनिक रोजगार के संबंधित मामलों में अवसर की समानता के अधिकार को लागू करने से रोकता है, क्योंकि इन शैक्षणिक संस्थानों में वो कानून लागू नहीं होता है कि आपको नौकरी उसमें मिलेगी, क्योंकि वो उसको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बताते हैं और उसमें मैनेजमेंट का उनका विशेषाधिकार हो जाता है। दूसरा, इसमें कहा है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार को खत्म करता है। यानी जिन राज्यों में हिंदू या दूसरे समुदाय अल्पसंख्यक हैं वो वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, वो अपने धार्मिक स्कूल नहीं खोल सकते। अगर खोलते हैं तो वो उन्हें अपने ही संसाधनों पर चलाने पड़ेंगे, जबकि उन्हीं राज्यों में जो मुस्लिम या दूसरे समुदाय बहुसंख्यक होते हुए भी संस्थान खोलते हैं और उसको सरकारी ग्रांट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखने की हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य के दायित्व को भी मिटाता है और इसके साथ साथ सुविधाओं के अवसरों में असमानता को खत्म करने का जो प्रयास संविधान के द्वारा किया गया है उसके बीच में भी ये आड़े आता है। तो इस तरीके से पूरी याचिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखी गई है
और उम्मीद है कि इस बार इस याचिका पे जो निर्णय होगा, कांग्रेस द्वारा बनाए गए काले कानून का जो खामियाजा तमाम लोगों को ऐसे राज्यों में भुगतना पड़ रहा है जहां पर वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां वो अल्पसंख्यक के तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अल्पसंख्यक के तौर पर संस्थान नहीं खोल सकते हैं और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और राज्य की जो पैसा है वो अल्पसंख्यक संस्थानों को ही जाता है, जबकि वो वास्तव में उन राज्यों में बहुसंख्यक के तौर पर रह रहे होते हैं। तो सीधे तौर पर ये एक जनहित याचिका है और जनहित याचिका के तौर पर इसमें जो बातें कही गई हैं इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा होना है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम ऐसी जो मांग उठा करती थी कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक की परिभाषा है उसके तहत नहीं है, यहाँ पर जो दूसरे नंबर का बहुसंख्यक है उसको भी अल्पसंख्यक कह दिया गया है, जो तीसरे नंबर का अल्पसंख्यक है उसको भी अल्पसंख्यक कह दिया गया है, और जो वास्तव में पूरे देश में अल्पसंख्यक हैं जिनकी आबादी 1% से भी कम है, चाहे वो पारसी हो या यहूदी हो, उनको अल्पसंख्यक के तौर पर फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों का उदाहरण दिया है और ये भी कहा है कि इन राज्यों में तो हिंदू जो पूरे देश के अंदर बहुसंख्यक हैं वो इन राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, बाकी अल्पसंख्यकों की तो गिनती ही नहीं है। तो इस तरीके से ये जो एक बड़ी कामयाबी मिली है याचिकाकर्ता को और बड़ी कामयाबी उन लोगों के लिए भी है जो राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक के दर्जे का निर्धारण करने की मांग कर रहे थे, और कांग्रेस ने जो 2004-05 में एक अवैध तरीके का कानून बना दिया था, एक भेदभावपूर्ण कानून बनाया था, उसको विरोध कर रहे थे और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। उम्मीद है कि 3 जजों की ये जो बेंच है, संजय किशन कौल जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देगी। जय हिंद, जय भारत।